सोचो, आपने व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज लिखा, फिर आपने सोचा, नहीं यार, ये गलत है, और एडिट कर दिया। आपको लगता है कि कंप्यूटर ने पुराना मैसेज हटाकर नया डाल दिया? चलो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। प्रोग्रामिंग की दुनिया का ये सबसे बड़ा झूठ है। कंप्यूटर की मेमोरी में कोई डब्बा नहीं होता, ना कोई बॉक्स, ना कोई कंटेनर, सिर्फ लेबल्स हैं, जैसे स्टिकी नोट्स, जो एक वैल्यू से हटाकर दूसरी वैल्यू पर चिपक जाते हैं। अब सोचो, अगर x इक्वल टू 10 है और अगली ही लाइन में x इक्वल टू कराची है, तो पुराना 10 कहाँ गया? क्या वो रैम में लावारिस भटक रहा है? और अगर कोई प्रिंट इक्वल टू 5 लिख दे, तो पाइथन का प्रिंट फंक्शन काम करना बंद कर देगा या कोड एरर देगा और रुक जाएगा? आज हम कंप्यूटर की मेमोरी का लाइव एक्सरे करेंगे, वेरिएबल्स का असली चेहरा, रिबाइंडिंग का जादू और एड्रेस ट्रैकिंग का सीक्रेट वेपन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त हारिस और आप देख रहे हैं कोड वेक्टर एआई। यहाँ हम कोडिंग को रट्टा नहीं मारते, बल्कि उसकी गहराई और रियल वर्ल्ड फिजिक्स समझते हैं। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं या बोरिंग लेक्चर से तंग आकर टेक में स्विच कर रहे हैं, तो मेरे भाई, आप बिल्कुल सही जगह बैठे हो। तो अगर मेरे साथ कोडिंग की ये जर्नी कंटिन्यू रखनी है, तो नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दें और बेल दबा दें, ताकि अगली क्लास सबसे पहले आप देख सकें। चलो अब आते हैं हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी पर। पूरे इंटरनेट पर एक ही चीज़ रटी जाती है, वेरिएबल एक खाली डब्बा है जिसमें डेटा स्टोर होता है। भाई, अगर ऐसा रट्टा मारोगे तो इंजीनियरिंग कभी समझ नहीं आएगी। सच बताता हूँ, पाइथन में वेरिएबल्स कोई डब्बा वब्बा नहीं होता। इसको आसान ज़बान में समझो। फर्ज करो आपके फ्रिज में एक आइसक्रीम का डब्बा रखा है और आपने उस पर एक स्टिकी नोट चिपका दिया है जिस पर लिखा है मेरा डब्बा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो स्टिकी नोट खुद आइसक्रीम का डब्बा है? नहीं ना। डब्बा तो अपनी जगह पर अलग पड़ा है, नोट तो सिर्फ उस पर इशारा कर रहा है। पाइथन में भी बिल्कुल यही सीन है। रैम के अंदर डेटा, जैसे कोई नंबर 10 या कोई नाम, वो अपना अलग घर बनाकर बैठ जाता है। कंप्यूटर साइंस में हम इस रियल डेटा को कहते हैं ऑब्जेक्ट, और आपका वेरिएबल एक्स वो सिर्फ एक स्टिकी नोट है जो उस डेटा पर जाकर चिपक जाता है। यानी डेटा टाइप इनिट है, फ्लोट है या स्ट्रिंग, ये हमेशा उस डेटा की अपनी आइडेंटिटी होती है। वेरिएबल का अपना कोई डेटा टाइप नहीं होता, वो तो बस एक पॉइंटर है। अब आते हैं एक ऐसी कोडिंग फिजिक्स पर जो 90% लोग मिस कर देते हैं, राइट टू लेफ्ट रूल। जब आप स्क्रीन पर इक्वल्स टू देखते हैं, तो आम मैथ की तरह इसका मतलब बराबर नहीं होता। प्रोग्रामिंग में इसका काम है राइट साइड वाले डेटा को उठाकर लेफ्ट साइड वाले लेबल से जोड़ देना। कंप्यूटर इस लाइन को कैसे चलाता है? इसका एक सिंपल रूल है, वो पहले राइट साइड सॉल्व करता है, लेफ्ट साइड बाद में देखता है। आसान ज़बान में समझो, आप जूस बार पर गए, दुकानदार पहले गिलास पर मैंगो जूस का स्टिकर नहीं चिपकाता। वो पहले मशीन में आम डालता है, जूस निकालता है, गिलास भरता है, और जब जूस तैयार हो जाता है तब जाकर गिलास पर स्टिकर लगाता है। एग्जैक्ट यही लॉजिक कोड में है। जब आप लिखते हो टोटल बिल इक्वल टू 100 प्लस 50, तो पाइथन पहले लेफ्ट साइड वाले नेम को देखता ही नहीं, वो पहले राइट साइड पर 100 प्लस 50 को सॉल्व करके 150 का एक ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट रैम में बनाता है, और उसके बाद टोटल बिल नाम की एक स्टिकी नोट को उस 150 पर चिपका देता है। हमेशा याद रखना, राइट पहले चलेगा, लेफ्ट बाद में। चलो अब कंप्यूटर के दिमाग का एक ऐसा ट्विस्ट देखते हैं जिसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कहते हैं रिबाइंडिंग। अब आप सोच रहे होंगे, हारिस भाई, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अगर x इक्वल टू 10 हो और अगली लाइन में x इक्वल टू कराची लिख दें, तो पाइथन बिना किसी नखरे के वेरिएबल की टाइप इंटीजर से स्ट्रिंग बदल देता है, जिसे आपने डायनेमिक टाइपिंग कहा था। अब इस नया नाम से क्यों डरा रहे हो? भाई, डरा नहीं रहा,
दोनों में फ़र्क है। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब है वेरिएबल को अपनी टाइप बदलने की आज़ादी होना, जो हमने पिछली क्लास में देखा। लेकिन रिबाइंडिंग उस आज़ादी के पीछे का असली प्रोसेस है, यानी रैम के अंदर लेबल का पुरानी वैल्यू से हटकर नई वैल्यू पर चिपक जाना। आसान ज़बान में समझो, फर्ज करो आपके हाथ में एक स्टिकी नोट है। पहले वो नोट एक नंबर 10 पर चिपका था। अगली लाइन में आपने वो नोट उतारा और ले जाकर एक टेक्स्ट कराची पर चिपका दिया। नोट वही है, लेकिन उसका रिश्ता बदल गया। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? वो पुराना नंबर 10 अब रैम में बिल्कुल लावारिस पड़ा है, क्योंकि अब कोई लेबल उस पर नहीं है। इसी अंदर के प्रोसेस को कहते हैं रिबाइंडिंग, यानी लेबल का पुरानी वैल्यू से हटकर नई वैल्यू पर चिपक जाना। अब एक मज़ेदार बात समझें, हमें कैसे पता चलेगा कि बैकएंड पर स्टिकी नोट सच में अपना एड्रेस बदल रही है? किसी के कहने पर यकीन नहीं करना। चलो अब हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर का लाइव ट्रैकिंग रडार, जिसका नाम है आईडी फंक्शन। आईडी का आसान मतलब पता है क्या है? जब भी आप रैम में कोई चीज़ बनाते हैं तो कंप्यूटर अपने रजिस्टर में उसकी एक एंट्री काटता है और उसे एक यूनिक एंट्री नंबर दे देता है। जब आप किसी वेरिएबल को आईडी फंक्शन के ब्रैकेट में डालते हैं तो पाइथन स्क्रीन पर उसका वही असली एंट्री नंबर निकाल कर रख देता है। चलें इसको लाइव स्क्रीन पर देखते हैं। इस कोड में मैंने x को पहले इंटीजर वैल्यू असाइन की और फिर उसको प्रिंट किया। आईडी फंक्शन के अंदर x को डाल दिया और दूसरी ही लाइन में मैंने x को एक टेक्स्ट असाइन किया और उसका आईडी चेक करते हैं। इस कोड को रन करके देखते हैं। वेरिएबल का नाम दोनों दफ़ा x ही था, लेकिन पहली दफ़ा एंट्री नंबर कुछ और था और दूसरी दफ़ा बिल्कुल बदल गया। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि x कोई डब्बा नहीं था जिसमें डेटा बदला गया हो, बल्कि x का पहले एड्रेस से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है और अब वो रैम में बिल्कुल नए डेटा पॉइंट को रिफ़र कर रहा है। पाइथन का मेमोरी स्ट्रक्चर इस तरह लाइव ट्रैक किया जाता है। अब दिमाग में सवाल आता है कि यार वो पुराना 10 नंबर जो रैम में पड़ा था उसका क्या हुआ? जैसे ही x का कनेक्शन 10 से ख़त्म हुआ तो वो 10 नंबर रैम के अंदर अनरेफरेंस हो गया, यानी अब पूरे कोड में कोई भी वेरिएबल उस तक नहीं पहुंच सकता। तो पाइथन बैकएंड पर अपनी एक ऑटोमेटिक टीम भेजता है जिसे प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में गार्बेज कलेक्टर कहते हैं। इसका आसान काम है रैम में घूमना और हर उस डेटा का मेमोरी स्पेस खाली कर देना जिसे कोई वेरिएबल यूज़ ना कर रहा हो, ताकि आपकी कंप्यूटर की रैम हमेशा साफ और फास्ट रहे। लेकिन रुकना, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। फर्ज करो अगर हम कराची के बाद उसी के नीचे दोबारा लिख दें x = 10, अब क्या होना चाहिए? नया एंट्री नंबर या पुराना? लाइव कोड रन करते हैं। ये क्या हुआ? एंट्री नंबर बिल्कुल वही पुराना वाला निकल आया। ये कैसे हुआ? जबकि हमने कहा था कि अनरेफरेंस्ड डेटा डिलीट हो जाता है। यहाँ पाइथन एक चालाक गेम खेलता है जिसे इंटीजर इंटरनिंग कहते हैं, और ये पूरा गेम चलता है कैशे की वजह से। अब ये कैशे क्या होता है? आसान ज़बान में समझो। कैशे कंप्यूटर की मेमोरी में एक ऐसा फौरी बचत का डब्बा या काउंटर होता है जहां ऐसी चीज़ों को रख दिया जाता है जो बार बार इस्तेमाल होनी है। जैसे एक दुकानदार सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ों के लिए बार बार पीछे गोदाम में नहीं जाता, बल्कि उन्हें सामने काउंटर पर रख लेता है। बिल्कुल वैसे ही पाइथन अपने पास एक मेमोरी कैशे बनाता है। पाइथन ने इस कैशे के अंदर -5 से लेकर 256 तक के सारे छोटे नंबर्स के लिए पहले से परमानेंट वीआईपी घर बनाया हुआ है। ये छोटे नंबर्स कभी रैम से डिलीट नहीं होते, बल्कि हमेशा इस कैशे के डब्बे में
तैयार रहते हैं, चाहे आप x=10 लिखो या मैं अपने लैपटॉप पर y=10 लिखूं। पाइथन हमेशा सबकी स्टिकी नोट को घूम फिर कर रैम के उसी तैयार घर का एड्रेस असाइन कर देता है। लेकिन रुकिए, अगर मैं x=10 के बाद दोबारा x=कराची लिख दूं तो क्या होगा? क्या स्ट्रिंग के साथ भी पाइथन यही कैशे वाला गेम खेलेगा? आइए लाइव कोड में देखते हैं। ये देखें, कराची स्ट्रिंग का एंट्री नंबर भी बिल्कुल वही पुराना वापस आ गया। इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रिंग इंटरनिंग। पाइथन सिर्फ नंबर का कंजूस नहीं है, बल्कि छोटी और सिंपल टेक्स्ट स्ट्रिंग को भी बार बार नए घर निकाल कर देने से के बजाय उन्हें भी अपने सामने वाले कैशे काउंटर पर रख लेता है और पुराना एड्रेस ही रेफर करवा देता है। लेकिन अब यहाँ एक और ज़ोरदार ट्विस्ट आता है। अगर हमारी स्ट्रिंग बहुत लंबी हो जाए या उसमें स्पेसेस और उसमें पूरे सेंटेंसेस हों, जैसे कोड वेक्टर AI इज़ द बेस्ट चैनल, क्या पाइथन अब भी इसे कैशे करेगा? आए लाइव कोड में देखते हैं। इस दफ़ा एंट्री नंबर बिल्कुल बदल गया। पहले कुछ और था, अब बिल्कुल नया मिला है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पाइथन बहुत स्मार्ट है। वो कहता है कि छोटी स्ट्रिंग और शॉर्ट वर्ड्स कोड में हर जगह बार बार यूज़ होते हैं, इसलिए उन्हें काउंटर पर यानी कैशे में रखना फ़ायदेमंद है। लेकिन इतने बड़े सेंटेंसेस और लंबी स्ट्रिंग्स हर कोई बार बार सेम यूज़ नहीं करता, इसलिए पाइथन उन पर अपना परमानेंट कैशे स्पेस खर्च नहीं करता। यानी हमेशा याद रखना, छोटे नंबर्स और शॉर्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए परमानेंट कैशे काउंटर और बड़े नंबर्स या लंबे सेंटेंसेस के लिए हर दफ़ा रैम में एक बिल्कुल नया घर। अब आप सोचेंगे कि अगर मैं इंटीजर में 256 से बड़ा कोई नंबर ले लूं, जैसे 300, चलो इसको आम जिंदगी की एक दिलचस्प मिसाल से समझते हैं। ग्रीनलैंड शार्क। ये एक ऐसी शार्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जीती है, लगभग 300 से 500 साल। अब हम स्क्रीन पर दो नए साइन यूज़ करने वाले हैं, इन्हें पहले समझ लो। डबल इक्वल, इसका काम है सिर्फ बाहर की वैल्यू चेक करना कि दोनों बराबर हैं या नहीं। इज ऑपरेटर, इसका काम है मेमोरी की आइडेंटिटी चेक करना, दोनों वेरिएबल्स रैम के एक ही घर पर पॉइंट कर रहे हैं या अलग अलग। अब हम दो अलग अलग शार्क्स की एज वेरिएबल्स में सेव करते हैं। शार्क 1 एज इक्वल टू 300 और शार्क 2 एज इक्वल टू 300, और फिर इन दोनों को डबल इक्वल टू लगाकर प्रिंट करते हैं, और फिर इसके फ़ौरन ही बाद इन दोनों के बीच में इस ऑपरेटर का यूज़ करके इसका प्रिंट निकालते हैं। इक्वल टू वाली एग्जांपल के प्रिंट में ट्रू आया क्योंकि दोनों की वैल्यू 300 ही है, मगर इस ऑपरेटर ने बोल दिया फॉल्स क्योंकि 300 नंबर 256 की लिमिट से बाहर है। इसलिए पाइथन इस पर अपना परमानेंट VIP कैशे घर खर्च नहीं करता। वो दोनों शार्क्स के लिए रैम में दो अलग अलग नए घर बनाता है, इसलिए उनकी आइडेंटिटी इज में फॉल्स आई। पर अब वापस आते हैं छोटे नंबर पर और चेक करते हैं इस ऑपरेटर का पहला असली केस। अगर हम लिखें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 और इस ऑपरेटर का यूज़ करें इन दोनों के दरमियान और फिर इसको प्रिंट करें, अब आप बताओ क्या होगा। उम्मीद है अब आपको बात समझ आई होगी। क्योंकि एक छोटा नंबर है, इसलिए पाइथन ने उसे परमानेंट VIP घर दिया हुआ है कैशे के अंदर। X और Y दोनों का एड्रेस रैम के एक ही घर पर लगा हुआ है, इसलिए
इसका आउटपुट ट्रू आया। लेकिन अब आता है वो माइंड ट्विस्टिंग केस जो बड़े बड़े डेवलपर्स का दिमाग घुमाता है। अगर हम कोड को हल्का से आप बदलें और लिखें s=1 y=1 और इन दोनों का प्रिंट करें id के फंक्शन के साथ और इक्वल टू का यूज़ करें और उसके फ़ौरन ही बाद प्रिंट करें इस ऑपरेटर के साथ, अब आप लोग बताओ कि क्या होगा। आप बोलेंगे हारिस भाई, अभी पिछले केस में आपने दिखाया कि x और y दोनों एक ही घर में हैं और उनका एंट्री नंबर बिल्कुल सेम है, तो फिर id x इज और id y ने फॉल्स क्यों बोल दिया? ये क्या मजाक है भाई? यहाँ वन का कोई कसूर नहीं है, सारा गेम इज ऑपरेटर के कानून का है। आसान ज़बान में समझो, id x ने x का एंट्री नंबर निकाल कर दिया और id y ने y का एंट्री नंबर निकाल कर दिया। चूंकि दोनों एंट्री नंबर बिल्कुल सेम हैं, इसलिए डबल इक्वल टू ने उन्हें मैच किया और बोला ट्रू। मगर इस ऑपरेटर का कानून बहुत सख्त है, वो उन नंबर्स के अंदर नहीं देखता, वो देखता है कि क्या ये दोनों फंक्शन एक ही दफ़ा में चले हैं। चूंकि id x अलग से चला है और id y अलग से चला, तो कंप्यूटर ने उनके रिजल्ट को दो अलग अलग टेम्परेरी वैल्यूज़ के तौर पर ट्रीट किया और दो अलग टेम्परेरी रिजल्ट आपस में कभी सेम इंस्टेंस नहीं हो सकते, इसलिए जवाब आया फॉल्स। हमेशा याद रखना, रियल लाइफ कोडिंग में अगर मेमोरी चेक करनी हो तो हमेशा वेरिएबल्स के साथ x इज़ y चेक करते हैं। फंक्शंस के ऊपर इज़ लगाने से पाइथन धोखा दे देता है। याद है पिछली क्लास का हमारा नोन टाइप, जिसका मतलब था बिल्कुल खाली स्पेस। पाइथन में नन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होता है, जिसे प्रोग्रामिंग में सिंगलटन ऑब्जेक्ट कहते हैं। चाहे आप पूरे कोड में 500 वेरिएबल्स को नन कर दो, बैकएंड पर सब के सब रैम के उसी एक ही खाली घर पर पॉइंट कर रहे होते हैं, इसलिए उनका मेमोरी एड्रेस इज़ हमेशा ट्रू आएगा। इसको लाइव देखते हैं। उम्मीद है अब आपका आईडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आज के सबसे बड़े खतरे वाले टॉपिक पर, जिसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कहते हैं द शैडो आइडेंटिफायर ट्रैप। आइडेंटिफायर का आसान मतलब होता है किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या ऑब्जेक्ट का नाम जो आप खुद रखते हैं, और शैडोइंग का मतलब होता है किसी असली चीज़ के ऊपर अपनी परछाई डालकर उसे छुपा देना। पाइथन के पास अपने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो उसे पैदाइशी सिखाए गए हैं, जैसे प्रिंट स्क्रीन पर दिखाने के लिए और आईडी एंट्री नंबर चेक करने के लिए। मगर क्योंकि पाइथन आपको बहुत आज़ादी देता है, तो यहाँ एक नया डेवलपर गलती क्या करता है, आए लाइव स्क्रीन पर इसकी एक मिसाल देखते हैं। ये क्या हुआ, सिस्टम ने एरर दे दिया। आम जिंदगी से समझें, आपके घर में एक इलेक्ट्रिक जूसर मिक्सचर मशीन है जिसका असली काम जूस बनाना है। आपने शरारत में उस मशीन के ऊपर एक नया स्टिकर चिपका दिया जिस पर लिखा है हैमर। अब अगर आप उस मिक्सचर मशीन को उठाकर दीवार में कील ठोकने की कोशिश करेंगे तो दीवार का तो पता नहीं, मशीन ज़रूर टूट जाएगी। एग्जैक्टली यही ट्रैप यहाँ हुआ है। पाइथन का बिल्ट इन दिमाग प्रिंट के नाम को एक फंक्शन समझता था जो स्क्रीन पर टेक्स्ट छापता है। आपने क्या किया, प्रिंट इक्वल टू 5 लिखकर प्रिंट नाम की स्टिकी नोट को एक इंटीजर 5 पर चिपका दिया। आपने क्या किया, प्रिंट इक्वल टू 5 लिखकर
प्रिंट नाम की स्टिकी नोट को एक इंटीजर नंबर 5 पर चिपका दिया। अब जब आपने कंप्यूटर को कहा प्रिंट हेलो, तो कंप्यूटर परेशान हो गया कि भाई 5 तो एक नंबर है, मैं इस नंबर से टेक्स्ट कैसे प्रिंट करूं? प्रिंट को छोड़ो, मैं तो अपना एंट्री नंबर चेक करने वाले रडार यानी आईडी का नाम यूज़ करता हूं। अगर आपने कोड में ये लिख दिया तो देखते हैं क्या होता है। देखा, जैसे ही आपने आईडी इक्वल टू 100 लिखा, आपने पाइथन के बिल्ट इन आईडी फंक्शन को ओवरराइट कर दिया। अब आप पूरे कोड में कहीं भी किसी वेरिएबल का एंट्री नंबर चेक नहीं कर सकते जब तक कि इस कोड को ठीक ना किया जाए। अब प्रोफेशनल्स के दिमाग में एक सवाल आएगा कि हारिस भाई, अगर गलती से कोड में कोई बिल्ट इन फंक्शन ओवरराइट हो जाए तो क्या पूरा टर्मिनल रीस्टार्ट करना पड़ेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पाइथन के पास इसका एक प्रॉपर तरीका मौजूद है जिसे कहते हैं डेल यानी डिलीट कीवर्ड। अगर आपसे ये गलती से हो जाए तो आप उसके नीचे ये लिख कर असली फंक्शन को वापस बहाल कर सकते हैं। जैसे इस कोड को रन करके देखते हैं। डेल प्रिंट चलाने से पाइथन आपके बनाए हुए लोकल वेरिएबल को नेम स्पेस से डिलीट कर देता है, जिसके बाद बैकएंड पर मौजूद असली बिल्ट इन प्रिंट फंक्शन दोबारा एक्टिव हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि हारिस भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि हम गलती से किसी बिल्ट इन नेम को ओवरराइट कर रहे हैं? इसके लिए आपको किसी रट्टे की ज़रूरत नहीं है, बस अपना कोड एडिटर यानी VS कोड के रंगों पर ध्यान देना है। जब भी आप VS कोड में कोई आम वेरिएबल लिखते हैं, जैसे माई नंबर इक्वल टू 5, तो वेरिएबल का रंग बिल्कुल अलग, आमतौर पर वाइट या लाइट ब्लू होता है। लेकिन जैसे ही आप प्रिंट आईडी या टाइप लिखेंगे तो उनका रंग बदलकर सॉफ्ट पिंक या येलो ग्रीन हो जाता है। वो बदला हुआ रंग ही VS कोड का आपको एक साइलेंट में सिग्नल होता है कि भाई, इस नाम को हाथ मत लगाओ। ये पाइथन का अपना रिजर्व्ड कीवर्ड है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पाइथन खुद आपको अपने सारे रिजर्व्ड और बिल्ट इन नामों की पूरी लिस्ट स्क्रीन पर दिखा दे, तो उसके लिए पाइथन का अपना एक लाइव फॉर्मूला मौजूद है। आप बस अपने पाइथन के कोड में ये लाइन ऐड कर दें। बस आप अपने पाइथन के कोड में ये लाइन प्रिंट कर दें। यहाँ डायरेक्ट फंक्शन का काम होता है किसी भी चीज़ के अंदर की पूरी डायरेक्टरी यानी लिस्ट दिखाना, और बिल्ट इन पाइथन का वो खुफिया डब्बा है जहाँ उसके सारे पैदाइशी फंक्शन सेव हैं। जैसे ही आप ये कोड चलाएंगे, पाइथन आपके सामने उन सारे नामों की लिस्ट निकाल कर रख देगा जो उसके दिमाग में पहले से सेव हैं, जैसे प्रिंट आईडी, लेन, इंटीजर वगैरह। आप इनमें से किसी भी नाम पर अपना वेरिएबल नहीं बनाएंगे। हमेशा याद रखना, पाइथन के रिजर्व दिमाग यानी बिल्ट-इन्स के नामों पर वेरिएबल मत बनाना, वरना आपका अपना ही कोड उन्हीं लाइंस पर क्रैश कर जाएगा जो पहले बिल्कुल सही चल रही थी। तो दोस्तों, आज अपने वेरिएबल की असली फिजिक्स, रिबाइंडिंग का पैराडॉक्स और सिस्टम शैडोइंग का ट्रैप बिल्कुल आसान ज़बान में बिना किसी बोरिंग लेक्चर के सीख लिया है। अब आपका कोड वेक्टर चैलेंज क्या है? आपने अभी अपने लैपटॉप खोलना है, 2 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने हैं जिनमें सारे नंबर्स हों, जैसे a इक्वल टू 50 और b इक्वल टू 50, और ID A और ID B निकाल कर चेक करना है कि क्या पाइथन ने इन दोनों को अलग अलग घर दिया है या एक ही घर में बिठा दिया है।
सब ने अपना अपना टेस्ट रिज़ल्ट कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। मैं खुद चेक करूँगा। अगर वीडियो से दिमाग खुला हो और मज़ा आया हो तो दोस्तों के साथ इस मास्टर क्लास को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, लाइक दबाएं और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम पाइथन के म्यूटेबल और इम्यूटेबल मेमोरी का असली पोस्टमार्टम करेंगे। जब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप बिल्डिंग विद कोड वेक्टर एआई। अल्लाह हाफिज़।